हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं यहां कर दूं। बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर। पहली चीज बेटा, एक बार हम लोग ऑलरेडी पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म करके चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जी हां, 2026 चल रही है ये। इससे पहले हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस को अपलोड कर दिया है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पर उन लेक्चर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो यानी कि जो हमारे पास ओल्ड लेक्चर है वो आपको चैनल के होम पर मिल जाएंगे। चैनल पे क्लिक करोगे, वहां पे होम दिखाई देगा आपको। होम पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, होम शॉर्ट्स वीडियो दिखाई पड़ता है। तो होम पे जाओगे तो पूरे फोल्डर्स बने हुए हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, सारे फोल्डर बने हुए हैं। वहां से आप बाकायदा पूरी स्टडी कर सकते हैं, जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में करना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे ऐप पर हैं उनके लिए भी ये ओल्ड लेक्चर्स ऐप पे भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे बार बार नहीं जाना है, कोई बात नहीं, ठीक है, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं ये जो नए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। नए लेक्चर की वजह से कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है कि अभी जस्ट लेक्चर्स को अपलोड करना स्टार्ट किया, इससे पहले लेक्चर्स नहीं थे। तो लेक्चर्स ऑलरेडी एक बार थे। अब न्यू लेक्चर्स का मतलब हर एक चीज एडवांस, ठीक है। अब तो एआई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो हर चीज यहां पर एडवांस कर दी है, इनहैंस कर दी है। पुराने लेक्चर का मतलब ये नहीं कि वो बेकार हो गए, वो भी उतने ही इफेक्टिव है। बट जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, यहां पर हिंदी भी साथ में हम लोग कवर करके चल रहे हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, सटीकनेस है, और थोड़ा सा और प्रिसाइज लेके चल रहे हैं। ओल्ड लेक्चर्स, जो कुछ लेक्चर्स बहुत ज्यादा डिटेल में है, अगर पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना है तो नए लेक्चर्स को हम काफी प्रिसाइज में लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो पिछले 4-5 सालों में पेपर्स है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कहते हैं कंटेंट को सेट किया है कि बहुत ज्यादा डाइवर्ट ना हो। लेकिन अब आपका एग्जिट एग्जाम है तो दोनों ही जो लेक्चर्स है आपके लिए क्या है, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर चीजें आपको साथ में हिंदी और थोड़ी सी इनहेंस तो होती है। हर चीज जो भी नए वर्जन के साथ आती है थोड़ी अच्छी होती है। बट जो पढ़ाई के बारे में बात करें, मोबाइल के केस में ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट में कि पुरानी चीज बेकार होती है, बट पढ़ाई के मामले में पुरानी चीज बेकार नहीं होती। ओल्ड लेक्चर्स गोल्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्पेशली खास चीज क्या है, चीजें इनहैंस है, साथ में आपको हिंदी मिल रही है। हिंदी वाले बच्चों की शिकायत थी पिछले कई सालों से कि सर हिंदी में भी नोट्स और लेक्चर्स को अवेलेबल करवाइए। ठीक है, तो नोट्स और लेक्चर आपके हिंदी में अवेलेबल रहेंगे। केवल यहां पर थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि जो लाइव क्लासेस ले रहा हूं ऐप पर मैं, ठीक है ना, वही लाइव क्लासेस को अभी मैं अपलोड कर रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, अलग से रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। और एक चीज जो यहां पे थोड़ा सा आपको कुछ बच्चों के लिए ओके है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा करते सर दिक्कत आती है। नोट्स बेटा आपको सिर्फ ऐप पे मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हैं डायरेक्ट, ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऐप पे जाएंगे, सब्जेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट में जाकर के चैप्टर खोलेंगे, वो लेक्चर खोलेंगे, वहां पर नोट्स का लिंक, नोट्स जो है पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो वहीं पर ही मिलेगी, यूट्यूब पे इस बार नहीं है, हिंदी इंग्लिश वाली। ठीक है, और क्या कहते हैं, ऐप के अंदर वैसे भी आपको सारी चीजें, जिन बच्चों ने ऐप लिया हुआ है वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, जो कि अब आपका कंपलसरी होने वाला है, या मान के चलो कि हो गया है। तो आप लोग ढिलाई ना करें। जो इस साल बच्चे हैं डी फार्म के अंदर, खास करके फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, सेकेंड ईयर वालों पे कुछ हद तक तलवार लटकी है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है, जिस साल से एक्ट लागू होता है उसी साल से बच्चों पे भी वो सारी चीजें लागू हो जाती हैं। लेकिन इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी तलवार ज्यादा लटकी है। ठीक है, 1-2 महीने के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेकिन फिलहाल मैं तब भी कहूंगा आप लोग अभी से एग्जिट एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। उसके 2 फायदे हैं, आगे जाके आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम की तैयारी में भी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं 2028, यानी कि इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनकी प्रिपरेशन हम लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए साथ के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाद बाकी कोर्स का प्राइस कभी हमारा चेंज नहीं हुआ है, वो 1100 रुपए ही है। साथ में आपकी इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर। ठीक है, 550 की 2 इंस्टॉलमेंट में आप इसको ले सकते हैं। बाद बाकी आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें जाइए क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। बेसिकली एमसीक्यू, पीवाईक्यू, नोट्स, हिंदी, इंग्लिश, सब चीज वहां पे काफी डिटेल में है। एमसीक्यू टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, वो सब जाके आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट का मैंने फ्री किया हुआ है कंटेंट, वहां पे जाके आप उसको चेक कीजिए।
ठीक है, ये कुछ बातें बतानी थी कि चीजें नई नहीं है, चीजें काफी पुरानी चल रही है, चीजों को अब कुछ नए सिरे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर, आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? चलिए HAP का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सेल के बारे में कुछ बेसिक बातें। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर उम्मीद है पढ़ लिया होगा। उसमें अभी हाँ कुछ नोट्स वगैरह अपडेट होना बाकी है। एक्चुअली थोड़ा सा उसका हिंदी कन्वर्जन है, उसकी वजह से उसमें थोड़ा टाइम लग जा रहा है। ठीक है, उसको जैसे ही हिंदी कन्वर्जन उसका हो जाता है वैसे ही उसके नोट्स अपडेट करके, और क्या कहते हैं ये, उसका फिर एक MCQ टेस्ट भी बचे हुए हैं कुछ, उसको कवर अप करते हैं। ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, होपफुली आज हो जाना चाहिए आप लोगों का अपडेट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं काफी छोटी क्लासेस से कि सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, वही सारी बातें यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम लोग डिटेल चलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, थोड़े से डीप लेवल के आते हैं यहाँ पर। सेल के बारे में तो कई बार बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन सेल के रेफरेंस में सेल किस तरीके से हमारी जो है कहते हैं दवाइयों पर असर डालता है, तो दवाइयों का असर सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आगे जाके जो सब्जेक्ट्स फार्माकोलॉजी वगैरह आएंगे आपके सेकंड ईयर में, वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंपोनेंट। देखो दो चीजें यहाँ पर, जितने भी स्ट्रक्चर, बाद में एक समरी दे दूंगा लास्ट में आपको मैं, जितने भी कंपोनेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, वो सब सारे कंपोनेंट और उनका मेन फंक्शन तो आपको याद होना ही चाहिए। उसके अलावा उसका स्ट्रक्चर को लेकर के भी, ठीक है ना, यहाँ पे हेडिंग हमारे पास स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सेल का डायग्राम तो नॉर्मल है, पूछ रहे हैं 3-3 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेल के डायग्राम भी आ जा रहे हैं, बट अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए हमको रेडी रहना है। तो उसी हिसाब से हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेल हिंदी में कोशिका कहते हैं इसको। ठीक है, सेल बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये हमारा लाइफ की फंडामेंटल मतलब बेसिक, इसके बिना काम नहीं होने वाला स्ट्रक्चर, यानी कि बनावट, हमारी बॉडी जो है इसी की बनी हुई है। फंक्शनल, हमारे बॉडी में कोई सबसे छोटी यूनिट है, कोई इकाई है जो काम करती है, तो वो सेल है। और बायोलॉजिकल, साथ साथ में ये लिविंग है। सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर इन अवर बॉडी। वो सारे सेल मिल करके हमको बनाते हैं, तो हम अपने आप को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोशिका सभी जीवित जीवों की मूलभूत संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा जैविक इकाई है। जैविक मतलब लिविंग। सेल इज अ लिविंग स्ट्रक्चर। बेसिक बचपन से या जब से पढ़ना स्टार्ट किया है तब से ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ रहे होंगे, और यही आज भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। थोड़ा सा अंदर चलेंगे हम लोग। इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जैसे कि घर ईंटों के जोड़ से बना होता है, वैसे ही हमारी बॉडी जो है सेल के जोड़ से बना हुआ है, यानी कि सेल से मिलके बना हुआ है। चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, ठीक है ना, सबके सब एक सेल या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। तो कोशिका को ही क्या कहते हैं, जीवन की निर्माण इकाई कहा जाता है। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट that can carry out all processes necessary for living। सबसे छोटी इकाई है जिसके अंदर सारी वो प्रोसेस होती हैं जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। सारे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जिसको हम कहते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। जैसे कि एनर्जी को ऑब्टेन करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, एटीपी, ग्रो करना, सेल ग्रो करते हैं, रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, ठंडे गर्म को क्या करना, ठंडा गर्म तो मैंने अपने लिए बोल दिया, इनके आसपास की जो सराउंडिंग है उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी कि वो सारी प्रोसेस करते हैं जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ठीक है, दो मेन टाइप के सेल्स होते हैं, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। कौन कौन से होते हैं, प्रोकार्योटिक, ठीक है, कोशिकाओं के दो मुख्य प्रकार होते हैं, और यूकार्योटिक। क्या अंतर है प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में? प्रोकार्योटिक्स क्या होते हैं, हम लोग इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। हम लोग एक डेफिनेशन कुछ बुक्स में लिखा होता है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, या कुछ लोग कुछ बुक्स में लिख देते हैं न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, तो
न्यूक्लियस इज एब्सेंट भी कई जगह लिखा होता है, तो न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों? न्यूक्लियस की जो परिभाषा है यानी कि जो डेफिनेशन है उसका मतलब होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल, जैसे हमारा ये सेल है, सेल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा डीएनए वगैरह, वो पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन के अंदर बंधा हुआ रहेगा, मतलब एक कन्फाइंड रहेगा, एक मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए वाला एक पर्टिकुलर चीज के अंदर है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोल देते हैं। अब है क्या, प्रोकार्योटिक्स में सेल है, डीएनए भी है, लेकिन डीएनए फैला पड़ा है पूरे में, कोई एक वेल डिफाइंड, मतलब एक पर्टिकुलर उसकी बाउंड्री नहीं है कि हम कह दें कि हमारा डीएनए इतने के अंदर है। तो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या न्यूक्लियस एब्सेंट है ऐसे भी बोल देते हैं। दोनों ही चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। साथ साथ में इसकी एक और खासियत है, एंड केवल और केवल इसके अंदर एक ही सेल ऑर्गेनिल्स, सेल ऑर्गेनिल्स क्या होती है? कोशिका, यानी कि सेल्स के ऑर्गन। जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स क्या क्या है? स्टमक है, किडनी है, लिवर है, वैसे ही सेल्स के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स कौन होते हैं? ऑर्गन्स ऑफ सेल्स, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऑर्गन ऑफ सेल्स हो गए। तो हमारी बॉडी में तो बहुत सारे हैं, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जाई बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। लेकिन जो ये है हमारे पास, क्या कहते हैं, प्रोकार्योट, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? राइबोसोम ओनली। ध्यान रखेंगे इस चीज का, सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है इसके अंदर? राइबोसोम पाया जाता है, और कुछ नहीं मिलता है। और राइबोसोम का भी साइज अलग होता है यूकार्योटिक के साइज से, ठीक है। तो प्रोकार्योटिक विदाउट अ न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, साथ साथ में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती हैं। राइबोसोम जो है उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन अभी बात करेंगे हम लोग, जितनी भी हमारी बॉडी के सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होती हैं उनको 3 कैटेगरी में तोड़ा गया है। एक ऑर्गेनेल्स होती है जिसके ऊपर डबल लेयर होती है, जैसे कि न्यूक्लियस के ऊपर डबल लेयर है। अगर ये हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के ऊपर ना डबल लेयर होती है, तो न्यूक्लियस को हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी डबल लेयर होती है। गोल्जाई बॉडी है, सिंगल लेयर होती है, ठीक है, बाकियों के ऊपर सिंगल लेयर है, कुछ के ऊपर लेयर नहीं पाई जाती है, तो उसे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है। प्रोकार्योटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक, न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है, तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग, कोशिकांग, कोशिका के अंग, ठीक है, तो कोशिकांग कहा जाता है ऑर्गेनेल्स के लिए। झिल्लीबद्ध यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग नहीं होते हैं, ओके। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है? बैक्टीरिया है। उसके ठीक उलट जो हमारा यूकार्योट है उसमें क्या है? सेल विद न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। प्लांट, एनिमल सेल्स, ये सब इसके अंदर होती हैं, ठीक है। प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक क्लियर हो गया। मेन जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ स्टेट में, तो ध्यान रखना इसका। देन स्ट्रक्चर ऑफ सेल आपको बिल्कुल याद कर लेना है, एक डायग्राम, और इसमें ये जितने मैंने मेंशन किए हुए हैं ये सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर बचपन से बनाते आ रहे होंगे। एक ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ढूंढ के लाके बना के दिखाया मैंने यहाँ पर, आप इसको याद कर लेंगे। क्या क्या चीजें दिखानी है इसके अंदर आपको? सबसे ऊपर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसेंगे क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म मिलेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म के सबसे पहले आपका टकराव हो जाएगा किससे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ से ही साथ में जुड़ा होता है स्मूथ, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप साथ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके ही बगल में मिल जाएगा आपको गोल्जाई बॉडी, जो कि क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही जो पाउचेस से निकलते हैं वो क्या बनाते हैं? गोल्जाई बॉडी बनाते हैं। गोल्जाई बॉडी मिल जाएगा। गोल्जाई बॉडी से ही क्या बनता है आपका? लाइसोसोम बनते हैं। सीक्वेंस में याद रख लेंगे इसको, ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया अपना अलग काम करता है, अलग रहता है। न्यूक्लियस एक अलग चीज हो गई। तो 7 8 न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, 9
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डबल लेयर होती है, 2 लेयर दिख रही होंगी, ठीक है। अब इसके बाद सेंट्रोसोम, पेरोक्सिसोम और वैक्यूल्स। अब ये वैक्यूल्स और पेरोक्सिसोम इसको आप यहां पे छोड़ सकते हो। ये 10 आपको अच्छे से सेल, जब भी सेल का डायग्राम बनाने हैं एटलीस्ट ये 10 पॉइंट्स आप मेंशन करके आएंगे। 3 नंबर में कई बार आता है तो उसमें 6 लेबलिंग करने के लिए कहता है, 3 नंबर में आता है तो 6 लेबलिंग करने के लिए कहता है। तो आप ये कम से कम 10 याद करके जाइए। कई बार उल्टा आता है क्वेश्चन, वो कहेगा सेल का डायग्राम बनाइए, उसमें न्यूक्लियस दिखाइए, उसमें गोल्गी बॉडी दिखाइए, उसमें साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दिखाइए। इस तरीके से कई बार खुद से बताता है कि सेल का डायग्राम बनाने के बाद आपको उसमें क्या क्या चीजें दिखानी है। उल्टा क्वेश्चन भी आता है कई बार, ठीक है। तो जो आपने बचपन से याद किया हुआ, अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी, उसी की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आप यहां पर छोड़ सकते हैं। सेंट्रोसोम को भी छोड़ देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। ये 3 चीजें आप छोड़ सकते हो, ये बाकी चीजें इंपॉर्टेंट आपको दिखानी पड़ेंगी। हाँ, अब यहां 3 माइटोकॉन्ड्रिया बने, आप एक दिखा सकते हो, चलेगा, ठीक है। चलें आगे। ओके, तो सेल जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सेल। सबसे ऊपर क्या मिलेगा हमें? सेल मेम्ब्रेन। जैसे ही सेल के अंदर घुसने की कोशिश करोगे, सबसे पहले किससे टकराओगे? सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली क्या काम करती है? ये क्या काम करती है? कंट्रोल करती है व्हाट एंटर्स एंड एग्जिट द सेल। ये नियंत्रण करती है कोशिका के अंदर क्या प्रवेश करेगा और क्या बाहर निकलेगा, यानी क्या चीज अंदर जाएगी और क्या चीज बाहर जाएगी, ताकि सिर्फ और सिर्फ काम की ही चीज, न्यूट्रिएंट्स वगैरह है या काम की ही चीज सेल के अंदर एंटर करे, बाकी कोई भी चीज सेल के अंदर एंटर ना करे। प्रोटेक्ट करता है सेल को किससे? सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, क्योंकि भाई सराउंडिंग का एनवायरनमेंट जो सेल के अंदर प्रोसेस चल रही है, केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, उसका स्टोरेज डिपार्टमेंट भी है, सब तमाम चीजें हैं। बाहर का एनवायरनमेंट से उसका टच अप नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज क्या है, काम नहीं हो पाएगा उसका। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ क्लास अभी चल रही है आपकी, अगर ये क्लास में 20 सड़क पे लेने लगूँ तो क्या होगा? गाड़ियों की आवाज, हॉर्न वगैरह, क्लास पॉसिबल नहीं है। इस क्लास के अंदर का एनवायरनमेंट अलग चाहिए, शांत, ठंडा, गर्मी है तो अभी ठंडा, ठीक है, सर्दी है तो गर्म, ताकि पढ़ाने वाला कंफर्ट हो सके और आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सके। वैसे ही सेल को अपने अंदर काम करने के लिए अलग एनवायरनमेंट चाहिए, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन उसकी बाउंड्री क्या करती है? अंदर और बाहर की चीजों को अलग रखती है। सिर्फ काम की चीजों को ही एंट्री आती है, अंदर आने देती है। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे किसी को अंदर आने देना, तो कौन अंदर आ सकता है? मान लो मैंने पानी मंगाया, तो ठीक है, पानी अंदर आ जाएगा ताकि मैं पी सकूं, ठीक है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है। दूसरा, साइटोप्लाज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, जेली लाइक सब्सटेंस, अंदर जेली टाइप का रहता है, दैट फिल्स द सेल्स एंड सस्पेंड टाइनी स्ट्रक्चर्स। सेल के अंदर पूरा भरा होता है, आप लोग देख सकते हैं पूरा ये साइटोप्लाज्म जो है ये पूरा सेल के अंदर भरा हुआ, और इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स जो इसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? हैंग कर रहे हैं, लटके हुए हैं, ठीक है, सस्पेंड कर रहे हैं। इस और जो सस्पेंड कर रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनेल्स कह रहे हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, ये उस साइटोप्लाज्म के अंदर अपना झूल रहे हैं। एक्चुअली झूल नहीं रहे होते, ये भी बंधे हुए होते हैं, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर जो हम जिसको कहते हैं साइटोस्केलेटन, एक कलर लेते हैं लाल, ठीक है, साइटोस्केलेटन इस तरह से पूरा अभी आगे देखेंगे। ये ऐसे ना करके बल्कि ऐसे, इस टाइप से ना फिलामेंट्स धागे से रहते हैं जो कि पूरे स्ट्रक्चर को बांध के रखते हैं, ठीक है। ऐसे रहेंगे, फिर ऐसे रहते हैं पूरा नीचे तक, पूरा क्रॉस स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, और हर एक सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करेगा? बांध के रखता है, ठीक है, जिससे कि हिलने डुलने पर ये पता चला एकदम से लुढ़क के नीचे ना आ जाए, जहां का था वहीं रहता है ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। पढ़ेंगे इसको, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह। तो साइटोप्लाज्म हो गया हमारे पास। क्या कहते हैं इसको? कोशिका द्रव्य कहा जाता है, जेली जैसा होता है। न्यूक्लियस, अगेन द थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट वन, न्यूक्लियस, इसी को हम जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, ठीक है। द कमांड सेंटर ऑफ सेल,
सेल का कमांड सेंटर, हेड होता है। सेल क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। इसके अंदर डीएनए होता है और ये सारी की सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, बढ़ना है कि रिप्रोड्यूस करना है, उन सबको तालमेल बैठा के रखता है। ठीक है, ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जिसमें डीएनए होता है तथा ये वृद्धि, प्रजनन जैसी क्रियाओं का समन्वय करता है। उम्मीद है हिंदी वाले बच्चों को अब काफी आसानी हो गई होगी। चलिए अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। सेल का स्ट्रक्चर, मान लो क्वेश्चन आ जाता है अगर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल 3 नंबर में, तो आप एक एक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने मत बैठ जाइएगा, उसका मैं तरीका बताऊंगा, वो सब चीजें डिस्कस हम डिटेल वहां करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सबसे पहले नो डाउट आपको क्या डेफिनेशन देनी पड़ेगी। मान लो स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आप क्या करोगे, डेफिनेशन दे दोगे, इसका ये स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, उसके बाद उसके 3 मेन पार्ट्स बता दोगे, फिर जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनके बारे में 2-4 बातें लिखोगे। और हाँ, लास्ट में यहाँ पर एक चीज जोड़ सकते हो, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स है मेन जो ऊपर आपने रिप्रेजेंट करी है 10, उनका एक मेन फंक्शन दे दोगे। बस तरीका बताऊंगा बाद में लिखने का, फिलहाल हम पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन ज्यादा आता है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, इसको हम कोशिकांग भी कहते हैं या कोशिका के अंग। कोशिका के अंग से वर्ड बना कोशिकांग। ठीक है, इसी से हम यहां से बना सकते हैं ऑर्गन्स ऑफ सेल। सेल के ऑर्गन्स को सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है बातें? ओके, द सेल ऑर्गेनेल इज मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, कोशिकांग जो है वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड, झिल्लीबद्ध। एक जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वही मेम्ब्रेन अंदर भी होती है, कवर कर रखा है। या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ये दोनों प्रकार के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड भी हो जाते हैं या नॉन मेम्ब्रेन, यानी कि अझिल्लीबद्ध स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं और वो अपना कुछ खास, हर कोई जो सेल ऑर्गेनेल है वो अपना कुछ ना कुछ खास फंक्शन कर रही है और वो जरूरी भी है सेल के जिंदा रहने के लिए। अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो सेल की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। ठीक है, ऑर्गेनेल्स आर लाइक द ऑर्गन्स ऑफ सेल। ध्यान रखेंगे, ये आपके एमसीक्यू, देखो जितने भी मैं पॉइंट्स में डालता हूं मैं, यहां से आपके एमसीक्यू किसी ना किसी स्टेट में आ चुके हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आते रहते हैं यहां से कि बताओ सेल के ऑर्गन्स किसे कहते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स है। गिव द 2 एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गन्स। तो सेल ऑर्गन्स, उनके बच्चा कई बार चक्कर हो कि सेल के ऑर्गन्स कहाँ होते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स को ही सेल के ऑर्गन कहा जाता है। दे आर फाउंड इन यूकारियोटिक सेल्स। ये यूकारियोटिक में ही पाए जाते हैं, प्रोकारियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। ओके, प्रोकारियोटिक के अंदर केवल एक ही पाया जाता है, राइबोसोम, और वो भी कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। अब जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसको हम 3 पर, अच्छा इसकी इंग्लिश नहीं लिखी है, कोशिकाओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स क्लासिफाइड एज, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स जो कि क्या है, सिंगली मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एक ही लेयर पाई जाती है उसके ऊपर। कौन कौन है, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग। ओके, देन डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में हमारे पास 3 है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ह्यूमन सेल्स में नहीं होता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे नहीं वो करेंगे, पढ़ेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो चल रही है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चल रही है। तो यहाँ पर हमको ह्यूमन सेल्स को ही क्या करना है, फोकस करना है। डबल मेम्ब्रेन, देखो डबल मेम्ब्रेन का एक सिंपल सा फंडा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या रहता है, डीएनए वगैरह। तो जहां डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना खुद का डीएनए होता है। यस, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर सेल को जरूरत है तो सेल अपने अंदर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी क्या है, रेप्लिकेशन करके अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन में ध्यान रखेंगे न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, और नॉन मेम्ब्रेन जिनको मेम्ब्रेन ही नहीं पाई जाती है, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन और सेंट्रोसोम। याद रखेंगे। ठीक है, 2 झिल्लीबद्ध कोशिकांग, अझिल्लीबद्ध कोशिकांग जिसके अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन को झिल्ली कहा जाता है। ओके, तो समझने वाली बातें हैं और यहाँ पे याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं।
काफी सारी चीजें आप लोगों को पुरानी भी याद आ रही होंगी। अब कुछ नहीं करना, हमको यहाँ स्टार्टिंग से चलना है। जो सेल के स्ट्रक्चर हमने देखे थे पीछे, उनको बारी बारी से पढ़ना है, उनका स्ट्रक्चर समझना है और उनके फंक्शन समझने हैं हमको, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, जितने भी स्ट्रक्चर है उनकी डेफिनेशन आना जरूरी है, डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल को सराउंड करता है। अब डेफिनेशन में क्या दोगे, या तो उसकी लोकेशन बता दोगे यहाँ पर, या उसकी कुछ बनावट बता दोगे। ये सेल को सेपरेट करता है उसके एनवायरनमेंट से, ठीक है, जो बाहर का उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। इसको फिर आगे और लिख सकते हो कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो डेफिनेशन में कुछ नहीं है यहाँ पर, उसके बारे में कुछ दो चार बातें कि वो क्या कर रहा है, कहाँ पाया जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो डेफिनेशन हो गया। एग्जाम में आएगा तो आपको दो ही बातें लिखनी है, डेफिनेशन, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर स्ट्रक्चर बोला गया है, अदरवाइज फंक्शन। अब स्ट्रक्चर देख लें, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है इसका। या इसका जो स्ट्रक्चर है ये आप लोगों को इसलिए समझना जरूरी है, जब आप सेकेंड ईयर में क्या पढ़ोगे, ड्रग्स का मतलब एब्जॉर्प्शन पढ़ोगे कि बॉडी के अंदर ड्रग जा कैसे रही है। तो आप लोग को यही देखना होगा कि हमारा कोई मेडिसिन है वो किस तरीके से यहाँ जा रही है, इस लेयर को क्रॉस करती हुई। तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर का क्या है डिटेल में पता होना जरूरी होता है। नो डाउट तब भी थोड़ा सा बताऊंगा मैं आप लोगों को, फिलहाल ये समझते हैं। देखो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, अब इसको कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आता है तो मैं बताऊं इसको क्या है। कुछ मत करो, ये लेयर है, इसको ऐसे करके फोल्ड कर दो, ऐसे तो सर्कुलर हो जाएगी, फुटबॉल की तरह समझ लो, चारों तरफ बंद है। तो अब यहां पर लेयर देखो, एक लेयर ये है, ठीक है, एक लेयर ये है, ठीक है, एक ये लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे है, दो लेयर होगी। और ये जो होता है यहां पर जो इसका हेड होता है ये, ठीक है, इसको अगर मैं अलग निकाल दूं थोड़ा सा, तो इसको समझते हैं डिटेल में। ये दो लेयर, एक ऊपर एक ये, बहुत सारे पास में लगे हुए हैं। तो यहां पर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, ठीक है। और ये जो लेयर होती है अंदर वाली, ये लिपिड की बनी होती है। कैसी होती है, लिपिड की। तो लिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है लिपिड की। तो इसीलिए इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, कई बार क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का नाम दिया जाता है इसको, ठीक है। एक और चीज समझते हैं इसके बारे में, ये डबल लेयर हो क्यों गई, डबल लेयर ही क्यों है, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। ये जो अंदर की लेयर है ये लिपिड वाली, ये क्या है, दिस इज हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागती है ये, इसको पानी पसंद नहीं है। अगर सिंगल लेयर होती तो क्या होता, या तो सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म जिसे बोल दो, ठीक है, मान लेते हैं यहां अंदर की तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये इनसाइड है और ये सेल का आउटसाइड है। इमेजिन करते जाना साथ में, आंख बंद करके तुरंत, अच्छा सेल एक पूरा बंद कर लिया, क्लोज कर लिया। जब मैं बोलता हूं इमेजिन करो तो आंख में बंद करके तुरंत इसको इमेजिन भी करना है, चीजें अच्छे समझ में आएंगी। और इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो लिख दो यहाँ पर, सर डाउट, इमेजिन नहीं हो पाया या समझ में नहीं आया। तो ये इनसाइड हो गया। अगर ये नीचे की लेयर नहीं होती तो ये जो पार्ट है इसका अंदर साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड पानी तो होता है, तो ये रह नहीं पाता, एक दूसरे दूर भागते और सेल मेरा टूट जाता। जस्ट उल्टा, अगर ऊपर की लेयर नहीं होगी तो ये वाले पार्ट डायरेक्ट बाहर क्या होता है, अपना इंट्रासेलुलर फ्लूइड, वहां पे भी पानी होता है, उससे दूर भागेगा, तो ये दूर भागने के चक्कर में टूट जाएगा। तो दो लेयर हो गई। जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, ये अपना क्या है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है यानी कि वाटर लविंग है, वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक। ये नीचे वाला क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक, यानी कि इसको हम कह सकते हैं हेट वाटर या पानी से दूर भागने वाला। फोबिया,
फॉबिक से वर्ड बना है। फोबिया मतलब क्या होता है? डर, और यहीं से वर्ड बना है फॉबिक। ठीक है, फिलिक यानी कि लविंग हो गया, फॉबिक मतलब दूर भागना, हेट, हेट वाटर, पानी से दूर भागता है। हेट तो नफरत हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं फियर ऑफ वाटर, पानी से इसको डर है क्योंकि पानी के साथ ये नहीं रह सकता। ठीक है, तो लिपिड बाइलेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और ये पूरा इस तरह से रहता है। अब इस लिपिड्स के अंदर समझते जाना, टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ताकि दिमाग में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो जिन बच्चों को नहीं पता। इसी के अंदर जगह जगह पर आप लोग ये देख पा रहे होगे, ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कोलेस्ट्रॉल। यहां पे मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, देखो यहां लिखा हुआ है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और ये इसके अंदर यहां पर मेंशन नहीं है, इसको मैं मेंशन कर देता हूं, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। आप लोगों ने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल खराब है, नहीं, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, जिस तरीके से अगर मैं अभी आप लोगों से एक सवाल कर दूं कि भाई बताओ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारे लिए हेल्पफुल है या हार्मफुल है? तो एक कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि कार्बन डाइऑक्साइड हेल्पफुल है या हार्मफुल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे तो पॉल्यूशन है, बट पॉल्यूशन नहीं है ये। अगर ये अपनी रेंज में रहे, जितनी एक रेंज कुदरत ने इसकी दे रखी है, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्या नहीं होगी? फोटोसिंथेसिस नहीं होती इसके बिना। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इस अर्थ पे, बिना इसके फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और हमारी अर्थ जो है वो वार्म नहीं रह पाएगी। तो ये गुड है हमारे लिए, लेकिन एक लिमिट के बाद जो कि हम लोग कर रहे हैं फैक्ट्रीज की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, ये पॉल्यूशन में चली जा रही है। ठीक उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम ऑयल अगर नहीं भी खाते ना, हमारी बॉडी बनी नहीं थी ऑयल के लिए कभी। हमारी बॉडी पर्याप्त मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बनाने में सक्षम है। ठीक है, हम लोग क्या थे पहले? आदिमानव टाइप नहीं, आदिमानव थे, तो ऑयल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ऑयल अब हम खाते हैं, तला भुना, बाहर का जो भी चीजें हैं, ठीक है, उससे क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। वो जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल यूज ही नहीं कर पा रही बॉडी, फिर वो कहीं ना कहीं जमा होता है और वो दिक्कत देता है। तो जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है वो दिक्कत दे रहा है। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल होता है, ये काम क्या करता है? एक तरह से समझ लो कि जगह जगह पे सीमेंटिंग का काम कर रहा है, इस लेयर को स्टेबल रखने का काम करता है। ठीक है, एक चीज क्या मिली हमें? कोलेस्ट्रॉल होती है इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन्स। अब इसको समझ लो, सारा खेल इन प्रोटीन्स का ही रहेगा। ओके, यहां पे प्रोटीन दो तरीके की दिखाई पड़ेंगी। एक प्रोटीन है जो बिल्कुल आर पार चली जा रही है, इसे हम कहते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल पूरा आर पार जा रही है। और एक होता है पेरिफेरल, जो केवल सरफेस पे है, एक की तरफ है, इस तरफ है या इस तरफ है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? पेरिफेरल। ये बिल्कुल आर पार है। प्रोटीन दो तरीके की होगी, बिल्कुल आर पार और पेरिफेरल, मतलब जो सरफेस पे पाई जाती है। जो कहां पाई जाती है? सरफेस पे पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अब प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन का काम क्या? प्रोटीन के बहुत सारे काम हैं। प्रोटीन के अंदर कई बार क्या होते हैं, हमको यहाँ पे मिलेंगे, प्रोटीन के अंदर होल्स भी होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे आयंस वगैरह या वाटर वगैरह जो है, या बहुत सारे ड्रग्स हैं जो इन्हीं प्रोटीन के अंदर से होते हुए क्या जाते हैं, सेल के अंदर या बाहर जाते हैं। ऐसा होता है। प्रोटीन कई बार उसका भी काम करते हैं कैरियर फैसिलिटेटर। प्रोटीन किसी मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और फ्लिप कर जाता है, उल्टा हो जाएगा, उसको पकड़ के अंदर कर देगा। ये ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं। ये सब कौन करवाता है? ये प्रोटीन करवाते हैं। खासकर कौन? इंटीग्रल प्रोटीन्स। सेल के अंदर बाहर चीजें करने में ये हेल्प करता है। सिग्नल, कई बार इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं इस टाइप से। कोई मॉलिक्यूल आया, उसने सिग्नल दे दिया, ये सिग्नल अंदर भेज देता है सेल के पास, तो सिग्नलिंग का भी काम करता है। प्रोटीन बहुत सारे काम करेगा सेल के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, ये देखो, अब जब कार्बोहाइड्रेट, अच्छा प्रोटीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट लगे हुए हैं। ठीक है, अगर ये कार्बोहाइड्रेट इस लिपिड की लेयर से लगा हुआ है या इस प्रोटीन की उस लेयर से लगा हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड आता है ग्लाइको,
ठीक है। अगर वो लिपिड के ऊपर लगा हुआ है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, और अगर वो प्रोटीन के ऊपर लगा हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं, ये घूम गया इधर, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं ये बहुत सारे काम करते हैं, एक तरह से सेल की नेम प्लेट होते हैं। क्या होते हैं? नेम प्लेट। नेम प्लेट मतलब सेल, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है ना, ये उसका नेम प्लेट है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जानता है हर एक सेल्स को, अच्छा ये इसका नेम प्लेट है, मतलब ये सेल इसी बॉडी का है और हमको इसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। और अगर बाहर से आके कोई फॉरेन पार्टिकल्स इसको सेल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो जब दो सेल लड़ रहे हैं आपस में, तो कौन सा बाहरी है कौन सा हमारी बॉडी का है, ये नेम प्लेट बता देगा किसको? हमारे इम्यून सिस्टम को। तो इस तरह से काम करता है। ठीक है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन हो गए, पेरिफेरल हो गए, ग्लोबुलर प्रोटीन हो गए। प्रोटीन कुछ और तरीके के भी होते हैं, मेन हमारा इंटीग्रल प्रोटीन रहता है समझने के लिए। और ये हाइड्रोफिलिक हेड बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें जो है हमको सेल मेम्ब्रेन की समझनी थी यहाँ पर, और कुछ नहीं, यहीं से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलें अभी इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है ये, पढ़ते हैं फटाफट। इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर से बना हुआ है, ठीक है, द्विपरत फॉस्फोलिपिड द्विपरत, विद एम्बेडेड प्रोटीन, और प्रोटीन उसके अंदर एम्बेडेड है मतलब धसी हुई है। साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा इस तरह डिफाइन कर दोगे, 1 मिनट। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी। दूसरा जो इसका 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, इट्स स्ट्रक्चर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, मतलब इट इज फ्लेक्सिबल एंड कंटेन्स ऑफ वैरायटी ऑफ कंपोनेंट। ये फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। ये जो प्रोटीन्स हैं ये ऐसे मूव कर सकते हैं इसमें आर पार, ये प्रोटीन ऐसे घूम सकते हैं इसमें, ऐसे 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 करके फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसीलिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा गया है। मोजाइक का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको ऐसे ऊपर से देखो इतना, तो धब्बे 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 जैसे मोजाइक टाइप का लग रहा है। और फ्लूइड, क्योंकि ये जो मोजाइक है ये इसके अंदर क्या कर रहे हैं? मूव कर सकते हैं, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऐसे नाम पड़ गया इसका। अब तीनों लेयर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तीनों लेयर्स नहीं, सॉरी, जो मेन कंपोनेंट है, जैसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये 2 लेयर का बना हुआ होता है, हमने समझ लिया है। ईच फॉस्फोलिपिड हैज हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हेड होता है इसका, ठीक है, दिस इज वाटर लविंग हेड, एंड हाइड्रोफोबिक वाटर फेयरिंग टेल। ये जो टेल है इसकी क्या होती है? पानी से दूर भागती है, समझ लिया हमने इसको। जल प्रिय और जल विकर्षी, हिंदी वाले बच्चे, ठीक है। दिस अरेंजमेंट क्रिएट्स अ सेमी परमिएबल बैरियर। अब देखो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, इसने इसको सेमी परमिएबल बना दिया। अब हर चीज इसके अंदर नहीं घुस सकती, कुछ खास चीजें ही घुसेंगी, पानी है, कुछ आयंस वगैरह है, सारी चीजें इसके अंदर नहीं घुस सकती हैं। इसको क्या बना दिया? सेमी परमिएबल, ठीक है। यह व्यवस्था अर्ध पारगम्य अवरोध, हिंदी वाले बच्चे, ठीक है। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। वो है नहीं, वो एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा हो गया है कि अब वो हर किसी चीज को अलाउड ही नहीं करती है, सेमी परमिएबल हो गई वो, ठीक है। ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गया, सेमी परमिएबल। अब जो इसके ऊपर प्रोटीन्स लगे हुए हैं, एम्बेडेड और अटैच्ड टू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होती हैं? लेयर के ऊपर क्या हुई है? में अंतर्निहित धसी हुई है या उससे जुड़े हुए होते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करें, मैंने बताया था एक इंटीग्रल प्रोटीन होती है जो आर पार होती है, स्पैन द एंटायर मेम्ब्रेन, पूरी मेम्ब्रेन को अंदर चीरती हुई चली जाती हैं। इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग, इसका मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करने का और सिग्नल भेजने का, ठीक है। तो परिवहन, ट्रांसपोर्ट हो गया, और संकेत संचार में भाग लेते हैं ये। पेरिफेरल प्रोटीन, जिसको परिधीय प्रोटीन भी कहा जाता है, ये अटैच होते हैं सरफेस के मेम्ब्रेन पे, और मेन काम इनका सिग्नलिंग का, साथ साथ में मेंटेनिंग द शेल शेप। शेल शेप में पेरिफेरल प्रोटीन सिग्नल का भी काम करते हैं, शेल शेप में ज्यादा रोल प्ले करते हैं। फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, अब जो प्रोटीन्स थे इनके फंक्शन देख लो, तो हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं, अलग से लिख दिया, ट्रांसपोर्ट करने का, एंजाइमेटिक एक्टिविटी,
ये एंजाइम की तरह भी काम करते हैं, सिग्नल भी भेजते हैं, साथ साथ में सेल सेल रिकॉग्निशन और एडिशन, एक सेल को दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करना कि ये सेल हमारा ही है, इसमें काम करती हैं। उसके साथ साथ दूसरे सेल से अगर जाकर के चिपकना है, उसके पास जाकर के चिपकना है, कुछ चीज़ों का आदान प्रदान करना है, तो उसके लिए भी यही प्रोटीन जो है हमारे पास क्या करती हैं, काम करती हैं। तो सारे काम, ये काम करने के लिए हमारे पास कौन है, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि किस तरीके से एक सेल दूसरे सेल से कांटेक्ट कर रहा है प्रोटीन की हेल्प से, किस तरह से दूसरे सेल से जुड़ रहा है प्रोटीन की हेल्प से। तो ये सारे सेल आपस में एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, कांटेक्ट करना होता है, तो ये प्रोटीन की हेल्प से करते हैं। तीसरा कोलेस्ट्रॉल, मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर आवर हेल्थ बट इन अ लिमिट। फाउंड विद इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर पाया जाता है। इसका मेन काम क्या है, स्टेबलाइजेस द मेम्ब्रेन बाय प्रिवेंटिंग फॉस्फोलिपिड फ्रॉम पैकिंग टू टाइटली। फॉस्फोलिपिड बहुत ज्यादा अंदर एक दूसरे के अंदर धस के एकदम टाइटली पैक ना हो जाए, तो बीच बीच में ये रहता है। ठीक है, तो उसको स्टेबलाइज कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा आपस में क्लोज टाइट ना हो जाए। ठीक है, फॉस्फोलिपिड को अत्यधिक सघन होने से रोककर झिल्ली को स्थिर बनाता है, बहुत ज्यादा घना नहीं होने देता है। और साथ साथ में मेंटेन्स द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर। हम धूप में गए हैं, हमारा सेल बेकार, उसकी फ्लूइडिटी ना पिघल के फैल जाए एकदम से, ठंड लग रही है ना, ऊपर के सेल को ठंड लगती है, अंदर तो वहाँ तक वो है करके ये हमारे तो ठंडाते हैं स्किन के सेल्स। तो सेल मेम्ब्रेन हमारी कहीं क्या ना हो जाए, बह ना जाए या ठंड में सिकुड़ ना जाए, वो चीज़ को मेंटेन करने का काम भी कौन कर रहा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और फिर जो कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं, जो प्रोटीन से लगे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइको प्रोटीन्स। जो लिपिड से लगे हुए उन्हें हम ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो डायरेक्टली प्रोटीन से जुड़े हुए थे उसको ग्लाइकोप्रोटीन, और जो लिपिड से जुड़े हुए थे, हेड से जुड़े हुए थे, उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। फंक्शन क्या है इसका, मेन काम क्या है, सेल सेल रिकॉग्निशन, इम्यून सिस्टम रिकॉग्निशन। जो इम्यून सेल्स होते हैं वो अपने सेल्स को कैसे पहचाने कि ये हमारा सेल है, हम इसको मार रहे नहीं, जो बाहरी सेल है उसको ही मारना है। तो वो दिस, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ये ग्लाइकोलिपिड इसमें काम कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सेल सरफेस। ग्लाइकोकैलिक्स को बनने में हेल्प करता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, मेन वैसे इसका काम क्या रहता है, सेल सेल रिकॉग्निशन का रहता है, ये चीज फोकस करेंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम देख लो, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ट्रांसपोर्ट में काम करता है ये। ठीक है, कोई चीज़ सेल के अंदर बाहर जानी है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, दो तरीके के ट्रांसपोर्ट करेगा। एक होता है पैसिव, जहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं लगती है, एटीपी खर्च नहीं होता है। ऑटोमेटिक है ना, जैसे सेल मान लेते हैं ये, तो ऑटोमेटिक कोई चीज अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने हाई, जहाँ पर उसकी मात्रा ज़्यादा है, जहाँ से उसकी मात्रा लो है, सेल को क्रॉस करके आ जाती है। ठीक है, इसमें तीन तरीके की चीज़ें होती हैं, डिफ्यूज़न जिसे विसरण कहा जाता है, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। अभी ये आपको डिटेल में नहीं जाना है, इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ना, केवल नाम पढ़ लो। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब कई बार कोई चीज़ यहाँ पर लो है, कम है, और यहाँ पर हाई है, जैसे मान लो कोई मेडिसिन है या कोई न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमने खाए हैं, अब हमको ये चाहिए इस तरफ क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो एनर्जी खर्च करके इस थोड़े वाले को भी सेल अंदर खींचता है, उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी कि इसके लिए क्या हो गया, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ कंसंट्रेशन कम था, यहाँ ज्यादा था, उसके खिलाफ भी उसको खींच लेता है ये। ठीक है, सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब ये काम होता है, किसी चीज के विरुद्ध काम किया जाएगा, उसके खिलाफ काम किया जाएगा, तो ताकत तो लगती है। एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सिंपल सी कहानी ये होती है, बल्क वाले में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, काफी बड़े होते हैं, जो इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका कहानी क्या होती है, जैसे मान लो कि ये लेयर है, दिख रहा है, ठीक है, अब कुछ मॉलिक्यूल काफी बड़े बड़े होते हैं, वो मेम्ब्रेन को अंदर चाहिए भी हमें, कुछ ड्रग मॉलिक्यूल्स भी काफी बड़े होते हैं, सेल के अंदर जाना भी है लेकिन क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सेल क्या करेगी,
इस तरीके से एक फोल्डिंग तैयार करती है, ये मॉलिक्यूल यहाँ आ गए, ठीक है, और फिर फाइनली ये मतलब जो ये मेम्ब्रेन है ये डिटैच हो जाएगी फाइनली, फिर ये क्या मेम्ब्रेन अंदर आ जाती है सेल के, और यहाँ पे फिर बाकी खुल जाएगी, तो ये मॉलिक्यूल सारे बाहर आ जाते हैं। तो इसको क्या कहा गया, बल्क बड़ी मात्रा में एक साथ मॉलिक्यूल्स को अंदर लिया गया है। अब ये जब अंदर लिया गया है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एंडोसाइटोसिस। और इसी को जब ये सेल से बाहर निकाल देगा, मतलब जोड़ेगा, और ये मॉलिक्यूल क्या, इसको दिखाता हूं मैं, ये आएगा मॉलिक्यूल और यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। तो ये जब मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये सेल मेम्ब्रेन है डबल लेयर। तो एंडोसाइटोसिस, जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, सेल डायरेक्ट उसके आर पार नहीं जा सकते हैं, ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट बड़े अणुओं या कणों के लिए ना, फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, एंडोसाइटोसिस। इसमें एक फैगोसाइटोसिस होती है, पिनोसाइटोसिस की वैरायटीज हैं, अभी हमको यहाँ नहीं करने उसको। और एक क्या है, एक्सोसाइटोसिस, जब सेल अपने अंदर से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इसके देखो मेन क्या है, यहाँ पे फंक्शन है, तो आपको मेन पॉइंट देने हैं, ज्यादा कुछ नहीं इसमें करना है। देन सेल को सिग्नल करने का काम भी करता है मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन्स होते हैं उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, हार्मोन्स आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, उसको सिग्नल देते हैं और सिग्नल सेल के अंदर आता है, उसी हिसाब से फिर, और वो सिग्नल न्यूक्लियस के पास पहुंचता है, फिर सेल उसी हिसाब से काम करता है। सेल कम्युनिकेशन एंड रिकॉग्निशन, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो एक दूसरे को पहचानने में, मतलब फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये अलग से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो पीछे जो हमने अलग अलग फंक्शन पढ़े हैं सबके, वो आप जोड़ के साथ में कर देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोवाइड शेप एंड स्टेबिलिटी टू सेल को शेप और स्टेबिलिटी देते हैं। एंकर्स द साइटोस्केलेटन टू मेंटेन द सेल स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो सेल मेम्ब्रेन है डबल लेयर, तो मैंने बताया था इसके अंदर क्या होते हैं, साइटोस्केलेटल होते हैं। तो उसको पकड़ के, उस साइटोस्केलेटन को भी पकड़ने के लिए कुछ जगह चाहिए ना, पकड़ के रखने के लिए, इस टाइप से। और इसके बीच में हमारे क्या पड़े हुए हैं, हमारे पड़े हुए हैं स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, ठीक है, लाइसोसोम पड़ा हुआ है, गोल्गी बॉडी पड़ा हुआ है। अब ये सब जकड़े हुए पड़े हुए हैं, साइटोस्केलेटन हो गया ये। वो किसमें एंकर हो रखा है, किसमें जुड़ा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन में। ओके, कोशिका की संरचना बनाए रखने हेतु साइटोस्केलेटन को सहारा देता है। किसको सहारा दे रहा है, साइटोस्केलेटन को। क्लियर। देन कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि जिसे हम कहते हैं कक्षीकरण कहते हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बना देता है। सेपरेट द सेल्स इंटरनल एनवायरनमेंट, सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको भी क्या करता है, अलग अलग कर देता है, और साथ साथ में उसको जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे भी अलग रखता है। सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही तो हम इसको मेनली क्या लेंगे, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे सेल के एनवायरनमेंट को अलग कर देता है। तो ये सेल अपने आप में क्या बन गया, एक कंपार्टमेंट बन गया ये, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि भाई मेन फीचर्स क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो फ्लूइडिटी, वो क्या होता है, फ्लूइड तरह का होता है, इजीली उसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह मूव कर सकते हैं। और दूसरा है एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब क्या है कि जो ऊपर की मेम्ब्रेन है, कहाँ गया कोलेस्ट्रॉल, दिस, इसमें जो ऊपर की लेयर है वो बिल्कुल टू कॉपी, एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं होती है नीचे की तरह। भाई ऊपर को बाहर का सराउंडिंग एनवायरनमेंट भी झेलना है, तो वो उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग रहेगा, नीचे वाले का थोड़ा सा अलग रहता है। तो एसिमेट्री है, बिल्कुल सेम नहीं है दोनों लेयर्स, ठीक है। तो एसिमेट्री, द इनर एंड आउटर लेयर ऑफ मेम्ब्रेन हैव डिफरेंट कंपोजिशन विच इज अ क्रिटिकल फॉर फंक्शन। प्रोटीन्स में, लिपिड्स में, अलग अलग चीजों में मिला करके उनका क्या कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। और तीसरा है सेमी परमेबिलिटी। ये तीन मेन गुण हैं इसके,
ठीक है, ये सेमी परमिबिलिटी क्या करता है, इसकी वजह से कंट्रोल हो पाता है क्या चीज अंदर जाएगी क्या चीज बाहर निकलेगी, जिससे कि सेल का होम्योस्टेसिस, याद आ रहा है होम्योस्टेसिस वर्ड, सेल की होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे, उसको मेंटेन करने के लिए भी ये जो मेम्ब्रेन है वो जरूरी है। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल के अंदर जेल टाइप का सब्सटेंस होता है, जेल लाइक सब्सटेंस फिल्स द इंटीरियर ऑफ सेल, जो सेल के अंदर भरा हुआ है। कोशिका द्रव्य कहा जाता है, एक जेल जैसी पदार्थ है जो कोशिका के अंदर के भाग को भरता है, पूरा भरा होता है तथा कोशिकांगों और अन्य संरचनाओं को चारों ओर से घेर कर रखता है, मतलब उनके चारों तरफ फैला हुआ है एक तरह से। ये स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर जैसा कुछ है नहीं, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। हम अब ध्यान रखो जरा, ये साइटोप्लाज्म, यहां से बच्चा कंफ्यूज होता है, उसको हम 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। ये सेल है, सेल के अंदर पूरा पूरा क्या भरा हुआ है, इसको बोल दिया गया साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस भी है, सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं, तो इसको तोड़ दिया गया साइटोसोल। साइटोसोल का मतलब हो गया सारे के सारे ऑर्गेनेल्स वाले पार्ट हटा दो, तो जो बचा हुआ पार्ट रह गया, द लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिस्टिंग मोस्टली वाटर, आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, केवल लिक्विड वाला पार्ट, उसको साइटोसोल बोला गया है। ठीक है, देन ये मेनली इसका काम क्या होता है, यहां पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको जो एक मीडियम चाहिए होता है वो साइटोसोल प्रोवाइड करवा रहा है। तो बच्चा कई बार साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में कंफ्यूज कर जाता है। अब लिक्विड के अलावा क्या पार्ट बचा, ऑर्गेनेल्स बची सॉरी, ऑर्गेनेल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो साइटोप्लाज्म को अगर हम तोड़ें तो एक इसका हो गया साइटोसोल, दूसरा हो गया ऑर्गेनेल्स एंड थर्ड वन इज साइटोस्केलेटन। 3 हिस्सों में उसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, तो ये तीनों मिल करके साइटोप्लाज्म बनाते हैं। ठीक है सॉरी, साइटोस्केलेटन में बताया अभी, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहे हैं और सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सेल के अंदर सेल का स्ट्रक्चर एज इट इज बना रहे, उसके लिए पूरा इस तरीके से अंदर प्रोटीन्स के फिलामेंट्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब ये आएगा साइटोस्केलेटन, वहां डिटेल में देखेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, ये 3 टाइप के होते हैं साइटोस्केलेटन। एक क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स, जो एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। इसका मेन काम क्या है, सेल के कॉन्ट्रैक्शन में और मूवमेंट में। सेल अगर सिकुड़ रहा है, ठीक है, तथा सेल आगे कई बार मूव करता है, जैसे कि अमीबा मूव करता है, तो उसमें हेल्प करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसका मेन काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना सेल को, हिला डुले नहीं ज्यादा। एंड थर्ड वन इज माइक्रोट्यूब्यूल, ये हेल्प करता है सेल के डिवीजन में और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में। थोड़ा डिटेलिंग इसकी हम समझेंगे जब ये साइटोस्केलेटन आएगा अगले लेक्चर में, इसको डिटेल में तब देखेंगे। तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर, यहां बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। केवल जो पानी वाला हिस्सा देख लें तो उसको हम कहते हैं साइटोसोल। पानी वाले हिस्से के अलावा जो पार्ट बच गया उसको हम वो क्या रह गया, ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, और उसके अलावा साइटोस्केलेटन। तो यहां बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है कि साइटोप्लाज्म को साइटोसोल कई बार सेम सेम बोल देते हैं, बट डिफरेंस है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के हम लोग वो कर ही चुके हैं फंक्शन, क्या क्या है, सपोर्ट एंड सस्पेंड ऑर्गेनेल्स। जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनको सपोर्ट करता है, टांग कर रखता है। ठीक है, फैसिलिटेट मेटाबॉलिक रिएक्शन, यहाँ पे सारे के सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है जैसे ग्लाइकोलिसिस वगैरह है, ठीक है, वो यही साइटोसोल में होते हैं। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर एक जगह कोई चीज बनी है, जैसे मान लो कोई प्रोटीन बना है, उसको सेल के दूसरे भाग में ट्रांसपोर्ट करना है तो साइटोसोल के अंदर होता है। सेल शेप और स्ट्रक्चर को साइटोप्लाज्म मेंटेन रखता है। स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म स्टोर न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह बना रहा है वो अपने लिए आयंस वगैरह है या वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसको अपने अंदर स्टोर करता है। वेस्ट प्रोडक्ट को तब तक स्टोर रखेगा जब तक कि वो उसको बाहर निकाल ना दे। ठीक है, तो स्टोरेज की व्यवस्था होती है, उसके अंदर डस्टबिन वगैरह होते हैं, अपना बना के रखता है वो। ठीक है, देन सिग्नल ट्रांसडक्शन, साइटोप्लाज्म, भाई जो सिग्नल बाहर से आता है वो साइटोप्लाज्म से होता हुआ ही न्यूक्लियस के पास पहुंचता है, तो सिग्नल को क्या करता है,
संकेत संचरण, जिसे सिग्नल ट्रांसडक्शन भी कहा जाता है। द साइटोप्लाज्म कंटेन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, उसके अंदर कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, वो सिग्नल को पकड़ते हैं या रास्ते होते हैं सिग्नल्स के लिए, उन रास्तों से होता हुआ कहाँ पहुंचता है मैसेज, न्यूक्लियस के पास पहुंचता है या किसी दूसरी ऑर्गेनेल के पास पहुंचता है न्यूक्लियस से होता हुआ। अगर न्यूक्लियस सिग्नल दे रहा है तो न्यूक्लियस से होता हुआ, साइटोप्लाज्म से होता हुआ किसी ऑर्गेनेल के पास पहुंच जाएगा भाई कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है बातें? ओके। अब इसकी अगर हम मेन फीचर की बात करें जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन, तो यस, हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है कैसा होता है, जेल लाइक। ठीक है, सेमी फ्लूइड होता है, जेल टाइप होता है, गाढ़ा गाढ़ा होता है। ठीक है, चेंज इट्स विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी वगैरह चेंज हो सकती है। क्या कहते हैं विस्कोसिटी को, श्यानता। डायनेमिक नेचर, यानी कि साइटोप्लाज्म इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वो लगातार मूव करता रहता है साइटोप्लाज्म, एक जगह टिकता नहीं है वो। ठीक है, इस क्यों मूव कर रहा है, ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके एंड कम्युनिकेशन हो सके सेल के अंदर। अगर एक दूसरे से बातचीत करनी है लोगों को, न्यूक्लियस को माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया को किसी और से, न्यूक्लियस से, तो कैसे होगा, तो वो साइटोप्लाज्म लगातार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। थर्ड है पीएच एंड आयन रेगुलेशन। ठीक है, द साइटोप्लाज्म मेंटेन अ स्टेबल पीएच एंड आयन कंसंट्रेशन। साइटोप्लाज्म वही होमोस्टेसिस वाली बात होगी, पीएच को, अपने सेल का जो पीएच है वो एक समान रखता है, उसके अंदर के जो आयंस हैं उनको एक समान रखता है। ठीक है, जो कि जरूरी होते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए और सेल के फंक्शन के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये आज हमने यहीं तक रखा है क्योंकि पूरा एक साथ करते तो बहुत लंबा हो जाता, कल भी ऐसे ही 4-5 पेजेस रहेंगे पढ़ने के लिए, तो इसको आप पढ़िएगा। और मैं आप लोगों से एक चीज बोल रहा हूं करके कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो मेरे को जरूर बताएं कि हिंदी में जितना मैं एक्सप्लेन, मतलब नो डाउट सब कुछ बता इंग्लिश में ही रहा हूँ, ओह समझा, हिंदी में ही रहा हूँ, जिस तरीके से साइंस की एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, जैसे डायनेमिक होगी तो गतिशील प्रकृति, जो मैं कई बार इसको रीड नहीं करता, जैसे मैंने बोला डायनेमिक नेचर है, लगातार मूव कर रहा है, तो हिंदी में अगर इसको देखें तो क्या बोल रहे हैं, गतिशील प्रकृति कह रहे हैं। तो हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत तो नहीं आ रही है, जो बच्चे हिंदी में समझ रहे हैं या हिंदी में लिखना चाहते हैं, हिंदी वाले बच्चों को ये ओके है। फिर कह रहा हूं, जो बच्चा जब भी इसे पढ़े प्लीज ग्रुप में मैसेज कर दे या मुझे पर्सनल मैसेज कर दे और बताए हिंदी वाले बच्चों के लिए ओके है या और ज्यादा मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए रीड करूं या कोई और चीज। हिंदी वाले बच्चे मेरे को जरूर गाइड करें, एक बार मेरे को बताएं कि कुछ और करने की जरूरत है या ये सफिशिएंट है, मोर देन